हेलो एंड वेलकम टू दी वीडियो। आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशंस की। यूनिट 20 है बिजनेस एनवायरनमेंट का। देखिए, इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं एफडीआई की, एफपीआई की, है ना। ये दोनों क्या होते हैं और बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, कोलैबोरेशन क्या है, इन सब मुद्दों से रिलेटेड वीडियो है ये। तो आइए सबसे पहले हमेशा की तरह जो कवायद होती है उसको पूरी कर लेते हैं। देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन जो है इग्नू के एमकॉम एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है इस टॉपिक से, और वो है ये दोनों क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, व्हाई इज फॉरेन कैपिटल इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फॉरेन कैपिटल क्यों इम्पोर्टेंट है। पॉइंट आउट इम्पोर्टेंट पॉलिसी चेंजेस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल सिंस जुलाई 1991। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कई बार आ चुका है, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन एक और ऐड कर लीजिए। गिवन द चॉइस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआईज इन्वेस्टमेंट्स, व्हिच वन विल यू प्रेफर। ये जो दोनों ही क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2021 में। दोनों टर्म्स में पूछे गए, फरवरी में भी पूछा गया है, अगस्त में भी पूछा गया है, फिर दिसंबर 2019 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद 2018 जून और दिसंबर 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कितनी बार रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 4 से 5 बार, है ना। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट एफडीआई इज नेसेसरी फॉर इंडियन इकोनॉमी। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए नेसेसरी है, इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो जानेंगे इसको। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हैज इंडियाज एफडीआई पॉलिसी बीन इनकरेजिंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक्सप्लेन एंड ब्रीफली डिस्कस द पॉलिसी। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका जून 2019 के अंदर। इसमें पूछा गया है कि क्या इंडिया की एफडीआई पॉलिसी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इनकरेजिंग रही है, क्या उनको फायदा मिलता है वो इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली और पॉलिसी के बारे में बताना है एफडीआई की। तो देखिए, मेन जो हमारा मुद्दा रहने वाला है वो एफडीआई रहने वाला है, एफपीआई रहने वाला है, और एफडीआई की पॉलिसी क्या रही है इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन कैपिटल की बात करने से शुरू करते हैं, यानी कि विदेशी पूंजी, वो कैपिटल जो बाहर से हमारे देश में आ रहा है व्यापार के पर्पज से। अब ये सोच के देखिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रहा है किसी भी देश में, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, कैपिटल या पूंजी या मनी, है ना। तो जिस देश में जितनी ज्यादा पूंजी होगी उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ भी हम कैसे कंसिडर करते हैं किसी देश में, जब उस देश में क्या रहा हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा हो, जब उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे हो, टेक्नोलॉजी आ रही हो, है ना, इनोवेशंस हो रहे हो, नए आइडियाज जनरेट हो रहे हो। तो ये सब क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं। फॉरेन कैपिटल का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आसान हो जाती है देश में। स्पेशली यहाँ पर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल की स्कार्सिटी पाई जाती है, पैसे की कमी होती है। अब देखिए, देश में इन्वेस्टमेंट आने के दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं फॉरेन कैपिटल कंट्री में आने के। एफडीआई के थ्रू यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड एफपीआई के थ्रू यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में क्या होता है, जब किसी एक कंट्री का इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, असेट एक्वायर करता है, उसको मैनेज करने के पर्पज से, उससे प्रॉफिट जनरेट करने के पर्पज से, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रही होती हैं उसको हम कहते हैं होम कंट्री, जहां से इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है ना। और जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं होस्ट कंट्री। ठीक है, एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि मान लीजिए सिंगापुर की एक कंपनी ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये एक एफडीआई है जिसमें सिंगापुर क्या हो जाएगा, एक होम कंट्री हो जाएगा, और हमारा इंडिया क्या हो जाएगा, होस्ट कंट्री हो जाएगा। ये बात बता दूं कि सिंगापुर जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई करता है प्रेजेंटली। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा सिंगापुर से हमारे यहाँ। तो देखिए, जब एक कंट्री इन्वेस्ट करता है दूसरे देश में एफडीआई के थ्रू, तो वो अपने कैपिटल के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें लेकर के आता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्किल्स, साथ में उसके साथ क्या आता है, डिसीजन मेकिंग का वो पावर भी वो होल्ड करता है फॉरेन एंटरप्राइज में। और ये पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग कहाँ तक लिमिटेड होता है, उसके इक्विटी पार्टिसिपेशन तक। यानी कि मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है, उसमें यूएस की कंपनी ने 12% स्टेक जो है वो अक्वायर किए, तो जाहिर सी बात है उसका जो पार्टिसिपेशन होगा कंपनी के मैनेजमेंट पे वो भी होगा, डिसीजन मेकिंग में भी वो पार्टिसिपेट करेगा।
पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जब आपका स्टेक इन्वॉल्व होता है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों कंडीशन में क्या होता है, आपको भी वो झेलना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो भी आपको होगा और लॉस होगा तो उसको भी आपको झेलना होगा, क्योंकि पैसे इन्वॉल्व है तो डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। नाउ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉरेन कंपनी के थ्रू, होस्ट कंट्री की कंपनी के अंदर, उसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फाइनेंशियल स्टॉक में क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टॉक में आ जाएंगे बॉन्ड्स। बेसिकली ओनरशिप से हट करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एफडीआई और एफपीआई में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि एफडीआई यूजुअली असेट अक्वायर करने के लिए होता है, साथ ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी होता है, होम कंपनी जो होती है उसमें। एफपीआई में क्या होता है, मैनेजमेंट में किसी तरीके का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। एक एफपीआई में 10% से कम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है ना, जैसे कि अगर एक कंपनी है और वो एफपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो वो केवल 10% या उससे कम का ही स्टेक अक्वायर कर सकती है, उससे कम परसेंट का ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है सिक्योरिटीज के अंदर, वो भी कंपनी के। तो जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10% है, और एफडीआई के अंदर क्या होता है कि 10% से ज्यादा का ओनरशिप रखती है जो फॉरेन कंपनी होती है। एफडीआई का डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ एडवांटेजेस होता है और कुछ डिसएडवांटेजेस होता है, दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस में हम बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि एफडीआई होस्ट कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले तो एफडीआई की वजह से कैपिटल कंट्री में आता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को हायर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो जब एफडीआई आता है कंट्री में तो ना सिर्फ कैपिटल आता है, इसके साथ साथ क्या होता है, ओवरऑल नेशनल इनकम जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। फिर एफडीआई की वजह से विदेशी मुद्रा आती है देश में, उसका असर पॉजिटिव होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। एफडीआई जो है उसके साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होता है, क्योंकि कंपनी जब बिजनेस करने जाती है तो यूजुअली उसके पास आइडियाज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। इन टेक्निकल रिसोर्सेज कई बार कम होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, तो इस पर्पज से काफी अच्छा होता है कि टेक्नोलॉजी का भी एक ट्रांसफर होता है फॉरेन कंपनी से। एक एडवांटेज ये भी माना जाता है कि फॉरेन एंटरप्राइजेस के पास एक बहुत अच्छा ग्लोबल नेटवर्क होता है मार्केटिंग का। बहुत सी इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज के लाइक्स और डिसलाइक्स जो होते हैं वो सब पता होते हैं, किस एरिया में क्या चीज ट्रेंड कर रही है। तो उस पर्सपेक्टिव से होस्ट कंट्री जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। फिर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि मान लीजिए मर्सिडीज और उसने अपना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब एक बनाया, फैक्ट्री सेटअप की, तो फिर वो एम्प्लॉयज भी रखेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कंट्री में। तो एफडीआई जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी हेल्प करती है होस्ट कंट्री के अंदर। एक परसेप्शन ये भी है कि फॉरेन कंपनीज यूजुअली हायर सैलरी देती हैं, मतलब जो टेक्निकल और स्किल्ड जॉब्स हैं वहां पर सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा होता है। देन एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मार्केट में देती है, जिसमें होस्ट कंट्रीज की जो कंपनीज होती है वो इनोवेशन करने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन का डर उनको सताता रहता है कि कंपटीशन बढ़ गया है, इनोवेटिव नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब एफडीआई की कुछ लिमिटेशंस को भी समझ लेते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया कि फॉरेन कंपनीज बहुत कम कैपिटल लेकर के आती हैं और डोमेस्टिक मार्केट से क्या कर रही होती है, बोरो कर रही होती है कैपिटल को और रिसोर्सेज को। तो इसकी वजह से कई बार मार्केट में एक बर्डन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मार्केट को होम कंट्रीज और होस्ट कंट्रीज दोनों की जो कंपनीज है उनको केटर करना पड़ता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पर लॉन्ग रन के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है एफडीआई। कैसे, सोच करके देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि इनिशियली तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंस्ट्रेंट्स को रिमूव कर देता है एफडीआई, लेकिन फॉरेन करेंसी के थ्रू। लेकिन कुछ वक्त बाद क्या होता है, यही कंपनीज होस्ट कंट्री की इकोनॉमी से बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, रॉयल्टीज, टेक्निकल मैनेजमेंट फीस। ओवरऑल अगर सभी आउटफ्लोज को हम कैलकुलेट करें तो इनिशियली जो इक्विटी फाइनेंस के थ्रू मनी आया था कंट्री के अंदर उससे ज्यादा जो है वो बाहर चला गया। तो लॉन्ग रन के लिए होम कंपनी की कंट्री जो है वो ज्यादा बेनिफिट रहती है, बिकॉज आफ्टर ऑल दे हैव कम टू डू दी बिजनेस। फिर कोई फॉरेन एंटरप्राइज अगर किसी रीजन से मान लीजिए होस्ट कंट्री को छोड़ करके चला जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्राइसिस उभर करके आ जाता है। देन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी बहुत अच्छे से नहीं किया जाता है, फॉरेन एंटरप्राइजेस के थ्रू प्रॉपरली नहीं किया जाता है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के उसको देने से बचती हैं ये कंपनीज, उसको शेयर नहीं करना चाहती हैं होस्ट कंट्री के अंदर, क्योंकि इनका मेन रीजन ये होता है कि इनको लगता है कि
इनके प्रॉफिट जनरेशन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। अगर यही शेयर कर देंगे तो क्या होगा, जो काम ये कर रहे हैं वैसे ही सेम काम जो है दूसरी कंपनीज भी करना शुरू कर देंगी, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, एक थ्रेट की सिचुएशन बन जाएगी। ट्रेड सीक्रेट जो है वो इनका रिवील हो जाएगा। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात जो कही गई थी पहले, उसको काटा गया है इस आर्ग्यूमेंट से कि जो FDI है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देता है। मतलब कि जो कैपिटल ये फॉरेन कंपनीज लगा रही हैं फॉर एक्वायरिंग ओनरशिप एंड असेट्स थ्रू FDI, अगर वही काम देश की गवर्नमेंट कर रही होती तो उस कंडीशन में क्या होता, हमारे यहाँ फिर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ही रहा होता है ना, उससे ज्यादा हो रहा होता या एटलीस्ट उसके बराबर हो रहा होता। तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो हम नहीं कह सकते कि FDI के थ्रू जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट हमारी देती वही सेम अपॉर्चुनिटीज ये बाहर की कंपनीज दे रही है, तो क्या हो रहा है, तो एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो जा रहा है मामला। फिर बात की गई हायर वेज सिस्टम की कि सैलरीज जो है वो ज्यादा दी जाती हैं, पर अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें कि फॉरेन कंपनीज जो है वो डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज में बिजनेस सेटअप इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पर कैपिटल एंड लेबर या फिर दोनों में से कोई एटलीस्ट एक जो है वो कम दाम पर इनको मिल रहा होता है, आसानी से अवेलेबल होता है, तो ये कंपनीज चीप लेबर होने के कारण भी इन्वेस्ट करती हैं कई बार। फिर ये कहना कि FDI के कारण हायर इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो रहा है, ये जो है वो ठीक नहीं होगा। एक बात ये कही गई क्रिटिसिज्म में कि एक्सपोर्ट क्रिएट नहीं करता है FDI, एडिशनल एक्सपोर्ट जो जिसे हम कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉफिट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में एंटर करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये होस्ट कंट्रीज के डोमेस्टिक मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो वो अपने यहाँ क्या खरीद करके ले जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स को, वो खुद के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ही ज्यादा बेचने के चक्कर में रहते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं हो गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आने के। FDI के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देख लिया। अब FDI की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पॉलिसी हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम इंडिया की इकोनॉमी में फंड को फैसिलिटेट कर सकें और कंट्रोल कर सकें, फंड्स जनरेट कर सकें इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर 100% FDI जो है वो अलाउ है, वो ऑटोमेटिक रूट से आते हैं। तो हम उन एरियाज की बात कर लेते हैं जहां पर FDI 100% अवेलेबल नहीं है या जहां पर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो वो सभी एक्टिविटीज या आइटम्स जहां पर इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, वहां पर श्योरली आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। उन प्रपोजल्स पर भी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है, जिसमें फॉरेन एंटरप्राइजेस क्या करते हैं, एक जैसे इन्वेस्टमेंट दोबारा कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंट्री में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वेंचर में वो इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने, वैसे ही सेम वेंचर में वो फिर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। देन वो सेक्टर जहाँ पर FDI अलाउ नहीं है, जैसे कि गैम्बलिंग वगैरह हो गया, तो वहां पर FDI नहीं कर सकते। तो ये 4 एरियाज को छोड़ करके बाकी जो भी एरियाज है उनमें FDI जो है वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% अलाउड है। फिर रिव्यू ऑफ पॉलिसी की बात करें तो जो भी पॉलिसी बनाई गई है उनको हर कुछ टाइम में क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, ताकि पॉलिसीज को प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के चैलेंजेस के थ्रू थोड़ा लिबरलाइज किया जाए, थोड़ा रेलेवेंट उसको रखा जाए जो प्रेजेंट चैलेंजेस उभर करके आ रहे हैं। देन प्रोसीजर्स ऑफ FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट, तो इसके अंदर 100% FDI ज्यादातर सेक्टर्स में इंक्लूडिंग सर्विस सेक्टर जो है वो ऑटोमेटिक रूट से अवेलेबल होता है। कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लेना होता है गवर्नमेंट से या फिर RBI से। बट वो सारे सेक्टर जो ऑटोमेटिक रूट के अंदर नहीं आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एंट्री लेने के लिए क्या करना होता है, फॉरेन कंपनीज को पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। फिर एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होता है जिसको हम कहते हैं FIPB। ठीक है, तो FIPB बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट बॉडी है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल देती है। तो गवर्नमेंट अप्रूवल पाने का प्रोसीजर यही होता है कि पहले कंपनीज को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से अप्रूवल लेना होता है एंड देन फिर वो एंटर करती हैं। FDI फ्रॉम NRI एंड फॉर 100% EOU। EOU का मतलब है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ठीक है, तो अगर FDI किसी NRI के थ्रू आ रहा है या 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के थ्रू आ रहा है, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टर को एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर FDI बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, जैसे हमने पहले बात की थी, रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि हो गया गैम्बलिंग, बैटलिंग, लॉटरी बिजनेस हो गया, चिट फंड बिजनेस हो गया। तो यहाँ पर FDI बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, फॉरेन से किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट इस एरिया में आप नहीं ले सकते। फिर जो नई कंपनीज है उनके लिए तो ऑटोमेटिक रूट्स अवेलेबल ही होते हैं। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जिनको फॉरेन इक्विटी की जरूरत होती है उसके लिए भी ऑटोमेटिक रूट अवेलेबल होता है। और फिर अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू आ रहा है तो उसको हम FDI के अंदर कंसिडर करेंगे, ना कि FPI के अंदर।
देन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, तो ये जो भी इंटरनेशनल बॉडीज है इनको भी परमिशन दी गई है पार्टिसिपेट करने का फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। मतलब अगर ये चाहे तो ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। सेबी और आरबीआई की गाइडलाइंस जो है वो इनको फॉलो करनी पड़ेंगी। देन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एडीआर और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट यानी कि जीडीआर, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इंडियन कंपनीज जो है वो एडीआर एंड जीडीआर के थ्रू भी फॉरेन कैपिटल को रेज कर सकते हैं। एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जो स्पेसिफिकली क्या है अमेरिकन मार्केट के लिए, और जीडीआर क्या है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो आई होप कि आपको पता होगा, या होता यही है कि कंपनीज जो है वो फॉरेन में अपने शेयर्स को इशू करती हैं और वहां के इंडिविजुअल्स या बिजनेस हाउसेस जो होती है वो इन शेयर्स को परचेज कर लेती हैं। तो ये भी एक अच्छा माध्यम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जनरेट करने का। जीडीआर जो होता है वो ध्यान रखिएगा अमेरिका को छोड़ करके बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके यहाँ चलता है। इसके बाद एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड इशू किया जाता है जिसे हम कहते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एफसीसीबी। तो स्पेशल क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो नॉन रेसिडेंट्स के लिए इशू किया जाता है, यानी कि जो लोग बाहर रह रहे हैं। एंड प्राइस भी जो उसकी कैसी होती है फॉरेन करेंसी में इसकी प्राइस होती है। इसकी एक और खासियत ये भी होती है कि ये जो बॉन्ड्स है इसको कभी भी इशूइंग कंपनीज के शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर लेते हैं, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो गए, इंडस्ट्रियल पार्क्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गए। तो ये कुछ सेक्टर्स और एरियाज है जिनमें भी क्या है एफडीआई पॉलिसी को अलाउ किया गया है और इनके लिए भी पॉलिसीज जो है वो बनाई गई हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो सेक्टोरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 100% एफडीआई जो है परमिटेड है ऑटोमेटिक रूट के अंदर। फिर एक्सपोर्टिंग ओरिएंटेड यूनिट्स जो होते हैं इसमें भी 100% एफडीआई सेक्टोरल नॉर्म्स के अंडर परमिटेड है। देन इंडस्ट्रियल पार्क में भी छूट दी गई है एफडीआई की 100%। फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं ईएचटीपी, तो इनको भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउ किया गया है। वैसे ही एसटीपी होते हैं ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट यूनिट्स, तो इनको भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एलिजिबल पाया गया है, इनको भी एफडीआई में माना जाता है। अगर कई बार ऑटोमेटिक रूट के अंदर इनको कवर नहीं किया जाता है तो सेपरेट अप्रूवल लेना होता है इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बोर्ड यानी कि एफआईपीबी से। स्मॉल स्केल यूनिट्स की बात करें तो उनके लिए भी पॉलिसी बनाई गई है। स्मॉल स्केल यूनिट्स जो होते हैं उसमें 24% से ज्यादा पेड अप कैपिटल किसी भी दूसरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से नहीं आना चाहिए, चाहे वो फॉरेन हो या फिर डोमेस्टिक कंपनीज हो। अब बात कर रहे थे फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी की, तो देखिए हमको पता है कि आज सब कुछ हाईटेक हो चुका है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जिस काम को करने में हम 10 दिन लगाएंगे वही काम मशीन्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दिन में हो जाएगा। स्पेशली अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन की बात करें तो टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में रेवोल्यूशन लेकर के आई है और इकोनॉमी और बिजनेस जो है वो इससे कोई अलग नहीं है। दुनिया की डेवलप कंट्रीज की अगर हम बात करें तो कोई भी डेवलप कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है, चाहे वो जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इवन यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। इवन तो चाइना को स्टिल डेवलपिंग कंसिडर किया जाता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, फिर भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है ऐसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ क्या है ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है। इसीलिए हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए गवर्नमेंट इनकरेज करती है फॉरेन टेक्नोलॉजी एक्विजिशन को अक्वायर करने के लिए। तो फॉरेन कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी के लिए जो कोलैबोरेशन हम करते हैं उसके लिए भी कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें सबसे पहले फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट की बात कही गई है, तो इसको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी किया जा सकता है और गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर ट्राइंग टू अक्वायर। पेमेंट से जुड़े हुए कुछ वेल डिफाइंड टर्म्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के अंदर, जैसे कि टेक्नोलॉजी नो हाउ फीस हो गया, पेमेंट ऑफ डिजाइन हो गया, पेमेंट फॉर इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, रॉयल्टीज वगैरह हो गई। तो ये सारी जो रूल्स रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, वो बिल्कुल क्लियर हैं पेमेंट से रिलेटेड। ऑटोमेटिक रूट की बात करें तो इसमें देखिए बेसिकली आरबीआई को अथॉरिटी दी गई है इंडियन कंपनीज की तरफ से पेमेंट करने के लिए ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और कुछ लिमिट सेट किया गया है जैसे कि लमसम पेमेंट जो है वो $2 मिलियन से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर डोमेस्टिक सेल होता है यानी कि कंट्री के अंदर होता है तो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर एक्सपोर्ट सेल होता है तो उस कंडीशन में 8% तक मैक्सिमम होना चाहिए। फिर अगर फॉरेन कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं, उसमें कंपनीज के ट्रेडमार्क का यूज कर रहे हैं, ब्रांड नेम का यूज कर रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर हमको रॉयल्टी पेमेंट करनी पड़ती है
तो एक्सपोर्ट सेल पर 2% रॉयल्टी और डोमेस्टिक सेल पर 1% तक रॉयल्टी देनी होती है। फिर देखिए कई बार क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनीज है ना वो रेमिटेंसेस बेचती हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। जो ऑथराइज डीलर होता है उसको रॉयल्टी मिलती है, लम सम का पेमेंट मिलता है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है और कुछ प्रायर अप्रूवल्स लेने होते हैं। और ये भी क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही प्रोसीजर होता है। तो ये थी फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी। इस वीडियो में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन को समझने की कोशिश की। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ऐसी और एजुकेशनल कंटेंट के अपडेट के लिए आप इग्नू ज्ञान कोश के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। टिल देन गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।